सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक बार फिर से एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चाल चली जा रही है, जिससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ये सिलसिला शुरू हुआ जब पनामा केसेस ओपन हुए थे। नवाज शरीफ ने बड़ा शोर मचाया, चीखें मारी कि जी पनामा केसेस जो हैं वो खुल चुके हैं, मेरे खिलाफ जो है वो एक चाल चली जा रही है और एस्टेब्लिशमेंट आए, मुझे बचाए, इसमें से निकाले और मुझे रिलीफ दिलाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चिट्टा सा जवाब आ गया था कि भाई ये आपका मामला है, इसको आप भुगतें, आप इस मसले को हल करें, ये हमारा मामला नहीं है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये सिलसिला फिर उस वक्त से ऐसा शुरू हुआ कि नाज़रीन अब तक थम नहीं पड़ा। अभी बरतानिया में जब इनके पासपोर्ट की एक्सटेंशन का मसला शुरू हुआ तो तब भी एक चाल जो है वो क्रिएट की गई, इदारों को, अदलिया को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई। राना शमीम की तरफ से जो एफिडेविट जमा करवाया गया, तो ये एक बड़ी चाल चली गई थी हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कि जी देखें पाकिस्तान के इदारे कैसे हैं, अदलिया आज़ाद नहीं है, जजेस जो है वो दबाव में आके काम करते हैं, मैं जो है मुझे जान का खतरा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो मुझे रिलीफ दिया जाए, मेरे वीजे को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि मुझे यहाँ पर रिलीफ मिल जाए, मैं यहाँ पर स्टे कर सकूँ और मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। लेकिन उसका क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने है। और फिर अब आगे जरदारी साहब भी चुप नहीं बैठे, जरदारी साहब ने भी इनको फॉलो करना शुरू कर दिया है और अब आकर एक नई कंफ्यूजन, नई जो है एक फक्की फेंक दी है कि जी कोई आया था, किसी ने मुझे कॉल की थी, किसी ने मुझे कहा है कि आए पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान के लिए कोई फार्मूला बताएं। अब अंदाजा करें कि इनसे फार्मूला जो है वो मांगा गया कि पाकिस्तान के हालात आप आगे बेहतर करें। और पाकिस्तान इस वक्त जिस दुराहे पर खड़ा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो इस वक्त मैशियत है, ये यही लोग खेलते रहे थे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को इस दुराहे पर छोड़कर चले गए हैं। आज तक 10-20 सालों से तो पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं गया और अब किसी ने उठकर इनको कह दिया कि आए पाकिस्तान को संभाले, पाकिस्तान जो है वो आपके बगैर नहीं चल सकता, सिर्फ आप ही हैं जो पाकिस्तान संभाल सकते हैं। अंदाजा करें आप नाज़रीन। अच्छा, फिर जो है वो एक स्टेटमेंट आ गई, दिफाई ज़राए की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि आप इदारों को बदनाम ना करें, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। अगर कोई आपके पास आया है, किसी ने आपको कॉल किया, तो आप उसका सीधा सीधा नाम बताएं ताकि हम कार्रवाई कर सकें। अब नाम भी सामने नहीं आ रहा और जो है बताया भी नहीं जा रहा कि कौन है, किसने आके इनसे बात की है। तो ये सिर्फ एक चाल है, क्योंकि ये लोग जाल घूमते हैं, ज़हन जो है वो डाइवर्ट करते हैं लोगों का जी, और अपनी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस ये है, हुकूमत यहाँ पे खड़ी है, अपोजिशन यहाँ पर खड़ी है और पाकिस्तान को हमारी कितनी ज़रूरत है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरह से हमारे आगे झुकती है, किस तरह से हमारे आगे हाथ फैलाती है कि आए आप आके पाकिस्तान को बचा लें। और हम फिर ये कहते हैं कि जी जाएं, पहले छुट्टी करवाएं वज़ीर आज़म साहब की, फिर आपसे बातचीत होगी। तो ये जरदारी साहब ने अब एक नया काम जो है वो शुरू कर दिया है। बाकी अगर हम बात करें मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब भी आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी अक्सरियत के साथ जो है वो जीत गए हैं, लोगों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया है, लोग बाहर निकले हैं और इनके जिम्मेदारान के खिलाफ भी जाहिर है कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर लोग करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का और क्या बनेगा बाकी दूसरी जमातों का। खैर, अब ये शोर बजा रहे हैं मौलाना साहब जोर जोर से कि जी देखें हम जीत गए हैं, अक्सरियत हमारे साथ है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जगह दी जाए, हमें आने दिया जाए, हम आएंगे, पाकिस्तान को बदल देंगे, इस खित्ते को बदल देंगे, मुझे वजीर आला जो है वो बनने दिया जाए और ताकि मुझे मौका मिलना चाहिए। तो ये सारा एक ऐसे का ऐसा टोला है नाज़रीन कि एक ही गंगा में नहाते हैं, एक ही गंगा में हाथ धोते हैं और सिलेक्टर का नारा जो है वो वजीर आज़म के खिलाफ लगना शुरू हो जाता है कि ये सिलेक्टर हैं। सबसे पहले जरदारी साहब ने ये नारा जो है वो लगाया था कि वज़ीर आज़म जो है वो सिलेक्टर हैं, सिलेक्ट किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें सिलेक्ट किया है, अवाम की सिलेक्शन तो ये है ही नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर इनको मुसल्लत कर दिया गया है, पाकिस्तान का जो हालात हैं वो वज़ीर आज़म की बदौलत हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ ने कब से ये सिलेक्टर का नारा भी लगाया और साथ अब खुद सिलेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। जरदारी साहब को आप देख लें, जरदारी साहब अपनी इंपॉर्टेंस शो करने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत
इम्पोर्टेंट हूँ मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए। मुल्क दूसरे लोगों से नहीं चल सकता, मुल्क जो है वो सिर्फ मैं चला सकता हूँ। और एस्टेब्लिशमेंट आके मेरे पैरों में गिरती है कि आए और आप मुल्क को चलाएं, और अब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं अपनी कंडीशंस दे रहा हूँ कि जी इनको खत्म कर दें, इनको चलता करें, तो फिर मैं आके आपके मुल्क को जो है संभाल दूंगा। क्योंकि इनका मुल्क तो है नहीं, इनका मुल्क हुआ होता तो मुल्क के हालात ये तो कभी भी ना होते। ठीक है, इनकी अपनी अपनी मफाद की जंग है। बस कभी अवाम के जो है वो पीछे छुप जाते हैं, कभी महंगाई की बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले पीडीएम स्टार्ट हुई थी, पीडीएम का एक अपना एजेंडा था, अपनी बात थी, एक अपने इनके मसाइल थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जी अवाम को बीच में इन्होंने जो है घसीट दिया। जाहिर है महंगाई है, और महंगाई सिर्फ वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगाई जो है पेंडेमिक की वजह से, और भी बहुत से मामला है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। और अब ये सारे का सारा बोझ जो है, सारे का सारा पलंदा जो है वो वज़ीर आज़म साहब के ऊपर पड़ा है। और अब ये लोग जो है वो जगह ढूंढ रहे हैं छुपने की अवाम के पीछे। अवाम का जो एजेंडा है उसको लेके आगे चल पड़े हैं कि जी हम तो अवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं, अवाम महंगाई से जो है वो मर रही है, मुल्क बर्बाद हो रहा है। अब पीडीएम जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो ये सबकी नाज़रीन एक अपनी जंग है, अपने मफाद है। जहां इनको नजर आता है किसी को यूज करना, उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी का बयानिया पकड़ के अपने साथ मिला लेते हैं, कभी किसी का आ जाके कुछ और नहीं मिलता तो अवाम तो बेचारी मासूम है, वो पहले महंगाई से तंग होती है, वो एक और नारा लगना शुरू हो जाता है कि जब जी हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो मासूम अवाम जो है वो जाके इनके साथ खड़ी हो जाती है कि शायद रोटी की कीमत कम हो जाएगी, आटे की कीमत कम हो जाएगी, अद्वियात जो है वो पता नहीं कम प्राइस में मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो अलमिया रहा है हमारी अवाम का। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला की करनी क्या हुई है कि किस तरह से वज़ीर आज़म के ऊपर लगने वाला ये एक धब्बा जो था कि ये सिलेक्टर है, ये धब्बा ये लोग खुद धो रहे हैं। क्योंकि जरदारी साहब ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ और मैं मुल्क चलाऊंगा। कि अब आपकी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, आपके लोग ये चाहते हैं कि मैं मुल्क चलाऊं। और इधर मौलाना साहब जीत गए हैं, और मौलाना साहब किस तरह जीते हैं ये सब आपको पता है। हर एंकर बैठा, हर एक्सपर्ट जो है वो यही बातें कर रहे हैं बैठ कर के किस तरह से वो जीते हैं और क्या हुआ है। खैर जिम्मेदारान के साथ क्या होगा ये भी हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे, आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है और किस तरह से ये चीजें हुई, किस तरह से ये जीते हैं, ये जीत कर भी किस तरह से हार रहे हैं हम। और ये जो कह रहे हैं कि जी मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब आप अंदाजा करें कि ये तमाम लोग जो हैं खुद सिलेक्टर बन रहे हैं, और खुद सिलेक्टर हैं ये पहले भी थे। बात सिर्फ ये है कि इस दौर में आके चीजें सामने आना शुरू हो गई है, पहले चीजें सामने नहीं आया करती थी। इस तरह से एक एक्सपोजर नहीं था, आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग इतने अवेयर नहीं थे जितने कि अब हो चुके हैं। तो सिलेक्टर ये खुद है, खुद अपने हाथों से जनाब धो रहे हैं ये धब्बा वज़ीर आज़म के ऊपर जो लगाया गया था। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीएमएल के हवाले से भी कि अगर कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई कैंडिडेट हो तो वो कौन सा होना चाहिए। तो शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उन्होंने भी शहबाज शरीफ का नाम लिया, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया। अब ये घर की लड़ाई, एक घर की खाना जंगी जो है वो शुरू हो चुकी है। बेटी मानती नहीं है, जाहिर है बड़े बड़े जलसे जुलूस कर चुकी है, वहां पे बड़ी जोर जोर से आवाजें निकाल चुकी हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक तकरीर करनी तो अब उनको आ गई है ना, खैर तकरीर अच्छी करते हैं। पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी इनके फेस पे, अब तो बड़ी अच्छी तकरीर कर लेती है। हमें समझती है कि मुल्क भी ऐसे तकरीरों से चल जाएगा। हालांकि इसके लिए बड़ी एक्सपर्टी की जरूरत होती है, बड़े एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। पता होना चाहिए कि मुल्क क्या है। मुल्क एक लैब नहीं होता कि घर के बच्चे की जिद पूरी करने के लिए मुल्क जो है ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए। अच्छा आपके पास खेलने के लिए कुछ नहीं, आपको ये खेल पसंद नहीं है तो आए मुल्क ले लें, इसके साथ खेलना शुरू कर दें। तो ये अब ऐसा नहीं होगा। राय जरूर दीजिएगा प्रोग्राम के हवाले से, अब अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कितनी हद तक मैं ठीक बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, इजाजत दीजिए।